डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। हम वो फैक्टर्स देखेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन पे असर करते हैं, इन्हें रेट ऑफ रिएक्शन को कम ज़्यादा करते हैं, और हम देखेंगे वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं और किस तरह करते हैं ऐसा। ठीक है, तो इन फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर जो आएगा वो मैं कहूँगा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स का जो नेचर है ना, उस पे रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। समझ में आया? देखो, कुछ रिएक्शंस जो ना आयोनिक रिएक्शंस रहते हैं, कुछ रहते हैं कोवलेंट रिएक्शंस। आयोनिक रिएक्शंस फास्ट होते हैं और कोवलेंट वाले रिएक्शंस जो वो स्लो रहते हैं। क्लियर? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। ठीक है, क्लियर? जितनी जल्दी पुराने बॉन्ड टूट जाए और नए बॉन्ड बन जाए, उतना रिएक्शन का जो रेट है वो ज़्यादा होगा। क्लियर? अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक सब्सटेंस में बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो सेम हो, यानी हर एक सब्सटेंस में एक ही तरह के बॉन्ड नहीं रहते। किसी में बॉन्ड जल्दी टूटते हैं, किसी में जल्दी नहीं टूटते। क्लियर? इसीलिए इनका जो रेट हो डिफरेंट रहता है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगा आपको। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ यहाँ पे। सपोज मेरे पास में सोडियम है। सोडियम, अगर मैं सोडियम HCl में डाल दूं तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा NaCl प्लस, निकलेगा हाइड्रोजन गैस, और ये रिएक्शन फास्ट होगी। क्यों? क्योंकि सोडियम जो है ना, ये एक्टिव मेटल है, एक्टिव मेटल, राइट। अब अगर मैं इसके बरक्स ले लूँ आयरन डाल दूँ HCl में, यहाँ पे भी FeCl3 बनेगा और हाइड्रोजन निकलेगा, लेकिन ये रिएक्शन इतनी फास्ट नहीं होगी। इसका जो रेट होगा वो पहले वाली रिएक्शन के कंपैरिजन में कम होगा। समझ में है ना? इसका नेचर अलग है, इसका नेचर अलग है। ये एक्टिव है, ये लेस एक्टिव है, राइट। इसी तरह से अगर मैं रिएक्शन करूं क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन की, ये बनाएगा HCl, ये फास्ट होता है। अब अगर मैं यही रिएक्शन ब्रोमीन और हाइड्रोजन की कर दूं, ये भी हेलोजन, ये भी बनाएगा HBr बनाएगा, लेकिन इसकी जो रेट होगी वो कंपैरेटिवली कम होगी, क्योंकि इसका नेचर अलग है, इसका नेचर अलग है। समझ में ना? तो नेचर पे जो है वो रेट डिपेंड करती है। क्लियर? ये हो गई एक बात। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा पॉइंट जो वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हमें आगे भी डिस्कस करना है और डिटेल में डिस्कस करना है। फिलहाल हम यहाँ पे देखते कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इस पे कैसे डिपेंड करेगा ये। देखो हम जब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं रेट, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। पहले रेट ज़्यादा रहता है, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। समझ में ना? ऐसा ग्राफ दिखाते हैं हम। इसका मतलब ये हुआ कि रेट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ज़्यादा तो रेट ज़्यादा, कंसंट्रेशन कम तो रेट कम। देखो यहाँ पे स्लोप जो है ये ज़्यादा स्टीप है एज कंपेयर टू दिस। क्लियर? यहाँ पे रेट फास्ट चल रही है, यहाँ पे रेट स्लो चल रही है। क्लियर? ये तो क्लियर है ना? अब ऐसा क्यों होता है? कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट क्यों बढ़ता है? देखो, जब हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो जो कोलिजन्स है वो बढ़ेंगे। कोलिजन्स बढ़ेंगे, यानी कोलिजन्स जो है वो इंक्रीज होंगे। अगर वो इंक्रीज होंगे कोलिजन्स, तो रिएक्शंस जल्दी हो जाएंगी। तो मैं बोलूँगा रेट ज़्यादा होगा। रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ये स्पीड ऑफ रिएक्शन वो बढ़ जाएगा। कब? जब हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं। कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से कोलिजन इंक्रीज होता है, कोलिजन इंक्रीज करने से, कोलिजन मीन्स मॉलिक्यूल्स का आपस में टकराना। जब मॉलिक्यूल्स टकराएंगे ना, तभी वो रिएक्ट करेंगे। जितनी जल्दी वो टकराएंगे, उतनी जल्दी वो रिएक्शन करेंगे, यानी उतना ज़्यादा उसका रेट होगा उस रिएक्शन का। क्लियर? ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, और यहीं पे फिनिश करेंगे। क्लियर? जनरली क्या होता है? जनरली मैं बोल रहा हूँ, जनरली ज़्यादातर रिएक्शंस में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो रेट बढ़ जाती है। रेट जो वो इंक्रीज होती है।
एक जनरल अप्रोक्सीमेशन है, मैं एक जनरल अप्रोक्सीमेशन दिखाता हूं आपको, जनरल अप्रोक्सीमेशन। उसके अनुसार हम ये कहते हैं, उसके हिसाब से हम ये कहते हैं कि जब हम टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाते हैं, 10 डिग्री इंक्रीज करते हैं, तो रेट जो है, रेट या तो ये डबल हो जाती है, डबल और ट्रिपल हो जाती है, ट्रिपल। क्लियर, समझ में आया ना? रेट या तो डबल होती है या ट्रिपल हो जाती है। अब कब ऐसा होता है? जब हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये याद रखना, ठीक। अब ये जो है ना, ये जनरलाइजेशन, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या कहते हैं इस जनरलाइजेशन को? क्या कहते हैं? ये जो जनरल अप्रोक्सीमेशन है, इसको कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका मैं डेफिनेशन बताऊंगा, कोफिशिएंट ये दिखाऊंगा मैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट जो ना, इसको हम दिखाते हैं ऐसे थीटा से, थीटा 10 से दिखाऊंगा मैं। इस ये कहता है, या इसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। इसके हिसाब से अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, जिसको रेट कांस्टेंट कहते हैं, दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे जिनमें डिफरेंस कितना हो 10 डिग्री का, जैसे रेट कांस्टेंट एट T + 10 डिग्री सेल्सियस एंड रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस, यानी 10 डिग्री का फर्क है, तो इसका जो वैल्यू आएगा या तो वो डबल आएगा और ट्रिपल आएगा, यानी 2 से 3 के बीच में आ सकता है, ठीक है। इसी को कहते हैं हम टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब अगर मुझे इसको डिफाइन करना हो तो मैं क्या कहूँ? इसको डिफाइन कैसे कर सकता हूँ? इट इज डिफाइंड एज द रेशो ये है ना, ये रेशो ऑफ टू रेट कॉन्स्टेंट्स है ना, टू रेट कॉन्स्टेंट्स है, टू रेट कॉन्स्टेंट्स at two different temperatures, ठीक, दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। जैसे ये है, ये मान लीजिए हमने 25 डिग्री पे लिया, सॉरी ये 25 डिग्री लिया, तो ये 25 + 1 यानी 35 डिग्री पे लिया, ठीक है। एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स बट डिफरिंग बाय हाउ मेनी डिग्रीज? बाय 10 डिग्रीज। क्लियर, तो इसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, थीटा 10 = रेट कांस्टेंट को हम दिखाते हैं K से, मैं लिखूंगा ऐसे KT + 10 डिग्री सेल्सियस है ना, डिवाइड बाय KT, ये किसके बराबर आएगा? अप्रोक्सीमेटली 2 to 3, ऐसा ही है ना, शाबाश। अब देखो ये जो है ना, ये टेम्परेचर, ये जनरली हम ये जो KT है, यानी ये टेम्परेचर T जो लेते हैं हम, जनरली लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या मैं बोलूंगा 298 केल्विन, राइट। और फिर T + 10 कितना आएगा? इसको 10 डिग्री बढ़ा, वो आ जाएगा, शाबाश, 35 डिग्री सेल्सियस, यानी 308 केल्विन के बराबर आएगा। तो फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो थीटा है वो बराबर आएगा K at 308 केल्विन डिवाइड बाय K at 298 केल्विन, वो अप्रोक्सीमेटली होगा 2 to 3, राइट। ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, सेपोनिफिकेशन ऑफ इथाइल एस्टेट करेंगे, सेपोनिफिकेशन ऑफ इथाइल एस्टेट CH3COO C2H5, ये है इथाइल एस्टेट, राइट। इसका अगर आप सेपोनिफिकेशन करेंगे यानी हाइड्रोलिसिस करेंगे बाय यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये क्या करेगा? ये CH3COO C2H5 + NaOH, ये मान लो आप 25 डिग्री पे लेते हैं, तो 25 डिग्री पे इसका एक रेट होगा, ये बनाएगा CH3COO Na + C2H5OH, ये बनाएगा ये 25 डिग्री पे। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पे भी यही बनाएगा, लेकिन जितनी जल्दी ये बनेगा ना, उससे डबल रेट से, यानी उसकी दुगनी स्पीड से
ये बनेगा अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, यानी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट जो है रेट वो 1.7 टाइम्स इंक्रीज होगी, यानी ऑलमोस्ट डबल, 1.5 गुना से ज़्यादा। समझ में आया ना, ये 1.5 गुना से ज़्यादा इंक्रीज होगी, यानी 1.25 गुना ज़्यादा होगी इंक्रीज। यहाँ तक तो क्लियर है, शाबाश। अब जो मेन मकसद है ना वो ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट क्यों बढ़ता। हम बोलेंगे कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोलिजन्स बढ़ेंगे, है ना, कोलिजन्स इंक्रीज होंगी, ठीक। लेकिन ये देखा गया, ये प्रैक्टिकली देखा गया है, एक मिनट ये एडजस्ट नहीं हो रहा। टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो कोलिजन्स बढ़ते हैं, ये तो ऑब्वियस है, कोई बात नहीं। लेकिन जब हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो कोलिजन्स जो है कोलिजन्स इंक्रीज होते हैं, ये देखा गया। लेकिन बाय 2% ओनली, बाय 2% ओनली। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोलिजन्स बहुत कम बढ़ रहे हैं, रेट तो लेकिन डबल हो रहा है, ये या ट्रिपल हो रहा है। ये एज पर काइनेटिक थ्योरी, एज पर काइनेटिक थ्योरी बोल रहा हूँ मैं, काइनेटिक थ्योरी, ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ मैं। एज पर काइनेटिक थ्योरी जब हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोलिजन्स की जो रेट है या नंबर ऑफ कोलिजन जो है बाय 2% इंक्रीज होती है। तो इसके हिसाब से हमारी जो रिएक्शन है वो 2% ही उसका रेट इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन डबल यानी 100% या 200% नहीं होना चाहिए, या 300% नहीं होना चाहिए। फिर क्या वजह है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट इंक्रीज होता है? देखो इसकी और भी कुछ वजह होंगी। एक ये है कि कोलिजन्स हो रहे हैं, देखो रिएक्शन के लिए, एक रिएक्शन के लिए अगर मैं कोलिजन थ्योरी के हिसाब से बोलूं, रिएक्शन होने के लिए सबसे पहले कोलिजन जरूरी है, कोलिजन, ठीक है, कोलिजन। जब तक कोलिजन ना हो तब तक रिएक्शन नहीं होगी। मान लीजिए कोलिजन भी हो रहे हैं, उसके बाद में कोलिजन के ऊपर प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, यानी ओरिएंटेशन मीन्स ये दो जो ना यहाँ पे हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए, फेस टू फेस कोलिजन। अब अगर कोलिजन ऐसा हो, एक इधर जा रहा एक इधर आ रहा, थोड़ा सा इसको छू के जा रहा और निकल रहा है, यहाँ पे कोलिजन तो होते हैं लेकिन प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलिजन नहीं होते, राइट। तीसरा जो है वो है प्रॉपर एनर्जी, यानी ये कोलिजन हो रहे हैं, सपोज ऐसे ही कोलिजन हो रहे हैं, लेकिन ये ऐसे हो रहा है धीरे से, एक दूसरे को छू के निकल गए। तो जब तक इनको प्रॉपर एनर्जी ना मिलेगी ताली नहीं बजेगी, जब तक ताली नहीं बजेगी रिएक्शन नहीं होगी। ताली बजाने का मतलब यहाँ पे मेरा ये है कि अगर हम धीरे से दो हाथों को कोलाइड करेंगे तो ताली नहीं बजेगी, जब हम जोर से मारते हैं तो ताली बजती है। इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं लेकिन उनमें एनर्जी नहीं है तो रिएक्ट नहीं करेंगे, जब रिएक्ट नहीं करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। तो हो सकता है टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से नंबर ऑफ कोलिजन्स तो बढ़ रहे हैं, ओरिएंटेशन पे इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इस एनर्जी पे ये इफेक्ट करेगा, इस पे ये इफेक्ट करेगा। समझ में आना? मैं दिखाता हूं अब ये ग्राफिकली आपको। अगर मैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज ले लूं, देखो मैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लेता हूं इस तरह से, इस तरफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहां पे लेता हूं एनर्जी, यानी इससे मुझे पता चल जाएगा कि कितने मॉलिक्यूल्स में कितनी एनर्जी है, ठीक है। देखो बहुत कम मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें एनर्जी बहुत ही कम रहती है, बहुत मॉलिक्यूल्स ऐसे रहते हैं जिनमें एनर्जी बहुत ही ज़्यादा रहती है, और ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स जो है इनकी एनर्जी दरमियान में रहती है, एवरेज एरिया में, ठीक। समझ में आना? शाबाश। अब मान लो ये जो है ना ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी यहाँ पे ये फ्रैक्शन ज़्यादा है ना। अब मान लो ये जो एनर्जी ये वो एनर्जी है जो हासिल करने के बाद में, जो पाने के बाद में रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, यानी जो एनर्जी होने के बाद में
कोलिजन जो है वो इफेक्टिव कोलिजन होता है, यानी इसके बाद में जो कोलिजन है वो इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव कोलिजन। इसका मतलब कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए मॉलिक्यूल्स के पास में, तब जाके वो रिएक्ट करेंगे। इसको बोलूंगा मैं, इस एनर्जी को बोलूंगा मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलूंगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी मिनिमम एनर्जी दैट मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस टू फॉर्म प्रोडक्ट या टू डू एन इफेक्टिव कोलिजन। समझ में आया ना? शाबाश। अब देखो, इतने सारे मॉलिक्यूल्स के पास में एनर्जी है, लेकिन सिर्फ कम मॉलिक्यूल्स के पास में इस एनर्जी से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये वाले रिएक्ट करेंगे, बाकी रिएक्ट नहीं करेंगे। अब जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो थोड़ी बढ़ जाती है, यानी मॉलिक्यूल्स शिफ्ट इधर हो जाते हैं। मेरी बात समझ लेना, ये है T डिग्री पे, मान लीजिए T डिग्री सेल्सियस, और ये है, ये जो है ना ये वाला, ये T+10 डिग्री सेल्सियस, दूसरी पीक, ये वाली पीक। अब देखो, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ, ये जो पीक है राइट को शिफ्ट हुई, लेकिन राइट को शिफ्ट होने की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ने ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्रॉस की, ये एनर्जी बैरियर क्रॉस किया, तो बहुत सारे एनर्जी मॉलिक्यूल्स को थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल गई। तो व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी नाउ? मिनिमम एनर्जी विच द मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस, ये लिख के रखो, विच द मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस टू अंडरगो ए केमिकल रिएक्शन या टू फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, मिनिमम एनर्जी दैट द मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस फॉर कोलिजन टू कॉज अ केमिकल रिएक्शन या टू फॉर्म प्रोडक्ट। राइट, समझ में आना? ये याद रखना। क्लियर? शाबाश। अब मैं आपको ये चीज़ जो ना, ये मैं एक ग्राफ के थ्रू दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास में एक रिएक्शन है, इसमें हम A+B को रिएक्ट कराते हैं और ये बनाता है C+D। मेरी बात समझ लेना, ये है रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, बात समझ लेना, और इधर है एनर्जी। अब रिएक्टेंट्स के पास में इतनी एनर्जी थी पहले, लेकिन इनको प्रोडक्ट बनाना ये, उसके लिए उनको ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना है, ये वाला, इसको मैं बोलूँगा एनर्जी बैरियर, और ये इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी। जब तक ये एनर्जी ना आ जाए तब तक ये एनर्जी बैरियर क्रॉस नहीं करेंगी, तो मैं बोलूँगा इसको ET। क्या बोलूँगा मैं इसको? ET, थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए। अब इसके पास में जो एनर्जी है ऑलरेडी, उसको मैं बोलूँगा एवरेज एनर्जी। क्या बोलूँगा? एवरेज एनर्जी। क्लियर? अब मुझे रिएक्टेंट्स को पहले इधर ले जाना है, तब जाके वो प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी है। कितनी एनर्जी? इतनी, यानी एवरेज एनर्जी को जब मैं ऐड करूंगा इतनी एनर्जी, तब जाके वो बन जाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर। अब ये जो इतनी एनर्जी क्या है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है ये? एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आया? अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि एवरेज एनर्जी को जब मैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऐड करता हूं, तब जाके किसके बराबर बनेगा? वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर। समझ में आया ना? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? आप ये कहेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी जनाब रहती है बराबर थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी। राइट, समझ में आया ना? यानी द एनर्जी possessed by molecules already is called average energy. Energy required, energy that the molecules must possess to form product is called threshold energy, and energy required by molecules to attain this threshold energy, to attain this position, is called activation energy. समझ में आया ना? The excess of energy that must be supplied to reactants so that they attain what? Threshold energy, that is called activation energy. यहाँ तक तो क्लियर है ना? शाबाश। अब देखो, इसकी एनर्जी जो है ना कम है, प्रोडक्ट्स की यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, इसकी एनर्जी ज़्यादा। इन दोनों के बीच में जो
एनर्जी डिफरेंस, इसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्शन। इस एनर्जी का काइनेटिक्स के साथ, यानी ये जो एनर्जी है इसको काइनेटिक्स के साथ में कुछ लेना देना नहीं है। ये एनर्जी रिएक्शन की थर्मोडायनेमिक्स में इन्वॉल्व होती, काइनेटिक्स में नहीं, यानी ये स्पीड पे कुछ असर नहीं करता। ये हम आपको दिखाएगा ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक। यहां तक तो क्लियर है, शाबाश। अब देखो मैं दिखाता हूं आपको और एक चीज, दैट इज उसको हम कहते हैं प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। हम देखेंगे प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या कर सकता है। और एक फैक्टर जो है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट एक फैक्टर है, ये चौथा फैक्टर। अब हम देखेंगे इस पे रेट कैसे डिपेंड करता है। देखो मैंने अभी आपसे कहा कि A प्लस बी को हम रिएक्ट कराते हैं, वो बनाते हैं C प्लस डी, और इसको ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है तब जाके ये रिएक्शन होती है। यही बोला था ना मैंने, शाबाश, मुझे अभी भी याद है। ये जो है ना ये अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, अनकैटलाइज्ड। अगर मैं इसमें कैटलिस्ट डाल दूं तो कैटलिस्ट क्या करेगा, वो ना तो इसकी रिएक्शन को, सॉरी एनर्जी को चेंज करेगा, ना इसकी एनर्जी को, बल्कि क्या करेगा वो एक नया अल्टरनेटिव पाथ देता है। इसके लिए क्या देता है, अल्टरनेटिव पाथ। किसके लिए, रिएक्शन के लिए। पहले रिएक्शन को ये एनर्जी बैरियर, इतना थ्रेशोल्ड एनर्जी लगता था, इतनी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब इसने इसको अल्टरनेटिव पाथ दे दिया। ये पाथ जो है, ये आसान सा पाथ है, यहां से रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब इसको इतनी एनर्जी की, यानी इतनी एक्टिवेशन की जरूरत नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट वो अल्टरनेटिव पाथ देता है, अल्टरनेटिव पाथ विद लेस एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आया ना, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम हो जाएगी, यानी उतनी हमें एनर्जी की कम जरूरत पड़ेगी, उतनी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ये याद रखना है, मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूँ क्योंकि कैटलिस्ट हम बार बार पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पे असर नहीं करता, ये सिर्फ रिएक्शन को फास्ट करता है। क्लियर, शाबाश। और कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट रिएक्शन को इनिशिएट भी नहीं कर सकता, कैटलिस्ट सिर्फ फास्ट करता रिएक्शन। मान लीजिए हम एक रिएक्शन लेते हैं KClO3, ठीक, ये बनाएगा KCl प्लस थ्राइस O2, राइट, ये बनाएगा, ये तो वैसे भी बनाएगा ये। लेकिन अगर हम इसमें MnO2 डालते हैं, MnO2 कैटलिस्ट, तो इससे ये रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। बाकी रिएक्शन तो होनी ही होनी है। अगर ये रिएक्शन नहीं होती बाद फिर हम कैटलिस्ट डालते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैटलिस्ट सिर्फ उन्हीं रिएक्शंस को फास्ट करता है जो रिएक्शंस पॉसिबल हैं, राइट। पांचवा जो फैक्टर है एक्सपोजर टू लाइट, एक्सपोजर टू लाइट। देखो मैं आपको एक बात बता देता, लाइट जो है ना, लाइट एनर्जी यानी फोटो एनर्जी जिसको आप बोलते हैं, ये रिएक्शंस को फास्ट कराता है। लेकिन कौन सी रिएक्शंस को, जो फोटो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं जिनमें फ्री रेडिकल्स बनने के चांसेस है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर आप रखेंगे तो इसकी रिएक्शन बहुत ही स्लो होती है, लेकिन जब आप इस पर लाइट डालते हैं तो इसकी रिएक्शन फास्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, फास्ट। क्लियर, तो लाइट से बहुत सारी रिएक्शन जो हो स्पीड अप हो जाती हैं। क्लियर, एक्सपोजर टू लाइट बोलो या एक्सपोजर टू रेडिएशंस बोलो। उसके बाद में लास्ट पॉइंट जो है वो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। देखो सॉल्वेंट पे जो ना रिएक्शन का रेट बहुत ही असर करता है, मतलब सॉल्वेंट जो है रिएक्शन पे असर करता है, ये उसकी स्पीड पे असर करता है। जैसे अगर रिएक्शंस आयोनिक हो, आयोनिक रिएक्शंस वो पोलर सॉल्वेंट में जल्दी हो जाती हैं, पोलर सॉल्वेंट में, या मैं बोलूंगा पोलर लाइक्स पोलर, पोलर लाइक्स पोलर, ये याद रखना। पोलर रिएक्शंस पोलर सॉल्वेंट में ही जल्दी हो जाती है, और नॉन पोलर रिएक्शंस इसमें सॉल्वेंट में ही जल्दी हो जाती है, ये याद रख लेना।
फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, SN1 और SN2 रिएक्शंस। SN1 में क्या होता है, SN1 में बन जाता है कार्बोकैटायन, है ना, कार्बोकैटायन पोलर चीज़ है, आयनिक चीज़ है। और SN2 में बनता है सिंपली ट्रांजिशन स्टेट, इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता, कार्बोकैटायन जो इसमें नहीं बनता, राइट। बात मेरी समझ में आ रही है ना, शाबाश। तो इसको जो ना, ये यहाँ पे जहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा है, इस चीज को फेवर कर सकता है पोलर सॉल्वेंट। क्या कर सकते हैं, पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये रिएक्शन जल्दी नहीं होती, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं एक रिएक्शन लगाऊं, सपोज ये है ट्राईइथाइल एमाइन है, इसका रिएक्शन लगाऊंगा मैं, सपोज इथाइल आयोडाइड या ट्राईमिथाइल एमाइन लिखा मैंने, है ना, ट्राईमिथाइल एमाइन है ये। चलो इसको ट्राईइथाइल कर देता हूँ, ट्राईइथाइल एमाइन है, इसका रिएक्शन मैं करता हूँ इथाइल आयोडाइड के साथ में, ये है इथाइल आयोडाइड, राइट। इसका जब प्रोडक्ट बनता है ना, वो इस तरह बनता है, मैं दिखा दूंगा, 1 2 3 और ये 4, ठीक। और ये बन गया पॉजिटिव, यहाँ पे ये नेगेटिव। ये प्रोडक्ट जो नहीं आयनिक प्रोडक्ट है, याद रखना। जब हम ये रिएक्शन कराते हैं ना, अगर हम ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में करेंगे तो ये स्लो हो जाएगा, लेकिन जितना जितना हम पोलरिटी बढ़ाएंगे तो रेट जो है उतना बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रोडक्ट आयनिक है। इसके बरक्स अगर हम दूसरी एक रिएक्शन लगाएंगे, मैं आपको दिखाता हूं। अगर हम इथाइल एस्टेट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इथाइल एस्टेट। इथाइल एस्टेट, इथाइल एस्टेट कैसा है, वो है इस तरह, पहले मैं दिखाता हूं आपको। इथाइल एस्टेट बनाते हैं हम इससे, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस इथेनॉल। इथेनॉल में बनाऊंगा थोड़ा सा उल्टा, CH3 CH2 OH। बात मेरी समझ लेना जो मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ से ये निकल जाता है, ठीक है, और यहाँ पे ये बन जाता है, क्लियर। क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बनता है हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। इसको कहते हैं हम इथाइल एस्टेट। क्या कहते हैं, इथाइल एस्टेट। अगर आप ये पोलर सॉल्वेंट में करेंगे, पोलर, तो यहाँ पर रेट कम हो जाएगी, यानी स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में करेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो यहाँ पे ये फास्ट हो जाएगी रेट। तो इसका मतलब सॉल्वेंट का असर पड़ता है, ठीक है। सॉल्वेंट के साथ में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सॉल्वेशन। क्या है वो, सॉल्वेशन, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेशन। मैं दिखाता हूँ सॉल्वेशन क्या होता है। सॉल्वेशन का मतलब इंटरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट विद रिएक्टेंट या आयन्स या रिएक्टेंट से बोलूँगा मैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास में A प्लस B, ये 2 रिएक्टेंट्स हैं, और इसमें हमने सॉल्वेंट डाल दिया, सॉल्वेंट, और वो सॉल्वेंट A के साथ में इंटरेक्ट करता है, तो वो A के साथ में वीक बॉन्ड्स बनाएगा, सॉल्वेंट 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 सॉल्वेंट्स। ये वीक बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स रह सकते हैं या फिर वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रह सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसने वीक बॉन्ड्स इसके साथ बनाए तो बॉन्ड बनने के दौरान एनर्जी निकल जाती है, लूज हो जाती है, तो इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, क्लियर। अब मान लीजिए पहले इसकी एनर्जी ये थी, अब इसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, यानी सॉल्वेशन से एनर्जी डिक्रीज होती है, क्लियर। यहां तक तो ठीक है, शाबाश। अब मैं आपको और एक चीज बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास में एक रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन हो रही है, सपोज रिएक्टेंट दे रहा है मुझे प्रोडक्ट, रिएक्टेंट जो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट। इसमें क्या चांसेस है, इसमें चांसेस ये है कि ये सॉल्वेंट जो इसके साथ में भी सॉल्वेशन कर सकता है, या ये C प्लस D यानी प्रोडक्ट के साथ में भी सॉल्वेशन कर सकता है। अगर इसका सॉल्वेशन हो गया तो ये स्टेबल, अगर इसका सॉल्वेशन हो गया तो ये स्टेबल। या इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट जैसे कार्बोकैटायन वगैरह बनता है ना, इंटरमीडिएट जो बनेगा अगर उसको सॉल्वेशन हो गया तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, अब देखो क्या होगा।
सबसे पहले देखेंगे हम रिएक्टेंट का। मान लीजिए ये रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम है, ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी है ये वाली, और ये इसका एक्टिवेशन बैरियर है, और ये प्रोडक्ट है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ना ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्टेंट्स की। समझ में आया? अब मान लो सॉल्वेंट डालने के बाद में जो रिएक्टेंट है उसकी सॉल्वेशन हो गई, यानी यहाँ पे सॉल्वेशन किसकी होती है? रिएक्टेंट की। क्या होगी? सॉल्वेशन। सॉल्वेशन हो जाएगी तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी है ना इस साइड में, ये रिएक्शन प्रोग्रेस, इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी जो है और नीचे जाना पड़ेगा, यानी आप इसको यहाँ से रिएक्शन शुरू करनी है, तो उस सूरत में जो रेट है वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि अब एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो उसका गैप बढ़ गया। क्लियर? यहाँ तक तो ठीक है, शाबाश। एक तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि जो हमारा इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट क्या है? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मीन्स ये जो ना ये पॉइंट इंटरमीडिएट का यहाँ पे रहता है। मान लो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो हम कहते हैं, सिंपली बोलूंगा फिलहाल, इंटरमीडिएट छोड़ दो आप ये याद रखो, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो बनता है इसमें उसकी एनर्जी मान लो ये है। अगर इस कॉम्प्लेक्स की एनर्जी इस कॉम्प्लेक्स का सॉल्वेशन हो गया तो क्या हो जाएगा? पहले ये एक्टिवेशन इतना था, अब इसमें सॉल्वेशन हो गया, तो सॉल्वेशन के बाद में ये इधर आ जाएगा, है ना, ये सॉल्वेशन हो गया, तो इससे क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, राइट। अब अगर दोनों का हो गया, यानी रिएक्टेंट का भी हो गया और इसका भी हो गया, तब कोई फर्क नहीं पड़ता, तब जिसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा उसका असर ज्यादा आएगा, है ना। और प्रोडक्ट्स का आप देखना, प्रोडक्ट्स के ऊपर चाहे सॉल्वेशन अगर हो जाए या ना हो तो उससे वैसे रेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना याद रख लेना, ठीक। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा होगा, आज इतना ही।